नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। किन ट्रिगर से चलेगा बाजार, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने टैरिफ की टेंशन देखी, हमने जियोपॉलिटिकल रिस्क देखे, हमने डॉलर इंडेक्स में बहुत तेजी आती हुई देखी, हमने एफआईज की घर वापसी के लेकर काफ़ी कुछ हमने चिंताएं थी कि एफआईज आएंगे नहीं आएंगे। वो बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए थे जिनकी वजह से मार्केट ने एक सितंबर से लेकर कम से कम मार्च तक तो काफ़ी परेशान किया। इनफैक्ट अप्रैल सेकंड वीक तक भी हम थोड़े से परेशान थे, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं और उन सभी पर बात करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अनिरुद्ध गर्ग, पार्टनर एंड फंड मैनेजर एट इन्वा 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 एसेट पीएमएस। अनिरुद्ध जी, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सर, मैंने देखा कि या मैंने जो आपकी टीम से जब बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि यू इन्वेस्टेड मेजॉरिटी ऑफ योर चंक इन फेब्रवरी, जब निफ्टी 22,000 के लेवल्स पर चल रहा था। तो अभी कितना, मतलब आपके पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न आ गया जो आपने 22,000 के लेवल्स पर इन्वेस्ट किया? So, thank you firstly for having me. माय Yes, प्लेजर। हमने अराउंड 18th ऑफ फरवरी के आसपास इन्वेस्ट करना शुरू किया था। तो हम ट्रांचेस में इन्वेस्ट करते हैं, वी डू नॉट गो ऑल इन ऑन वन डे। बिफोर दैट हमने इन्वेस्ट क्यों करा था, क्योंकि सितंबर अराउंड दिसंबर 16th ऑफ दिसंबर के आसपास जब स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपना हाई लगाया था, उस टाइम पे हमें वैल्यूएशंस मार्केट के बहुत खराब लग रहे थे और हमें थोड़ा बिहेवियर ऑफ द मार्केट, स्पेशली द इन्वेस्टर्स में जो एक्सूबरेंस थी, एक ग्रीड दिखने लग गई थी, तो हमने मार्केट को एग्जिट किया था। वापस अब हमने जहां पे इन्वेस्ट किया है वहां पे हमें फेयर एट मैक्स था, वैल्यूएशंस हमें कंफर्टेबल लग रही थी। और हमारे इन्वेस्ट करने के बाद हमें कहीं ना कहीं अराउंड 10 से 12% या 15% की रिटर्न आ गई है। चलिए, वेरी नाइस। क्योंकि इस मार्केट में आज अगर खड़े होकर कोई पूछे कि उनका रिटर्न क्या है, और अगर वो बताते हैं कि 10 से 12% भी रिटर्न है, मैं बोलता हूँ सर, अगर कोई बोलता है ना कि मेरा इस समय 2% भी पॉजिटिव रिटर्न है आज भी, तो वो एक बड़ी जीत है। पिछले 6-7 महीनों की, अगर किसी ने इस पूरे फॉल को और इस पूरी वॉलेटिलिटी को जिसने झेला है। लेकिन सर, इस समय बाजार के 5 ट्रिगर्स जिस पर कि मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा, इस पर मार्केट की थोड़ी सी चिंता भी है कुछ चीज़ों को लेकर, और कुछ चीज़ें सॉल्यूशन साइड पर भी जा रही हैं। पहला ट्रिगर इस समय अब जो बन गया है वो है भारत पाकिस्तान की टेंशन, क्योंकि ये जो कश्मीर में हुआ है उसके बाद से दोनों साइड थोड़ी सी एग्रेसिव साइड पर आ गई हैं। और अभी तक के जो प्रॉब्लम्स हुए थे उसमें सर्जिकल स्ट्राइक और जो पुलवामा अटैक में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उसमें भी छोटी मोटी जो स्ट्राइक्स हुई थी, उससे मार्केट ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन इस बार कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो एलओसी है, जब जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको लेकर कुछ ज़्यादा बड़ा विवाद बन सकता है, जैसे कि हमने इजराइल हमास के केस में देखा। अगर ऐसा होता है सर, ग्लोबली उनका असर नहीं पड़ा था, लेकिन जिन देशों की लड़ाई होती है, जिस रीजन में लड़ाई होती है, उस पर तो असर पड़ता होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये टेंशन है मार्केट के लिए, या मार्केट यहां से भी अनस्कैच निकलेगा? देखिए, मार्केट में डिपेंड ये करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉर एनालिटिक्स तो हम कर नहीं सकते। ये हमने हम्म। ओवर आर 16-17 ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस आई रियलाइज कि हम वॉर को जो एनालिसिस है वो जब भी करने की कोशिश करी है वो गलत ही रहा है। और मार्केट में एक बुल रन में आप एक चीज समझिए, मार्केट ऑलवेज फीड्स ऑन बैड न्यूज। तो अगर कोई ऐसा, अगर अटैक या कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट एलओसी पे होती है, तो मार्केट, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इट इज नाउ एट कंफर्टेबल वैल्यूएशंस, तो वो बैड न्यूज को डाइजेस्ट करके और इंडियन मार्केट्स में एक अच्छी तेजी की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ऐसी एस्केलेशन की न्यूज़ आती है तो नी जर्क रिएक्शन केवल एक दिन का होगा, या मतलब कुछ डेज का होगा, या मतलब रिकवर हो जाएगा ग्रेजुअली? आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि नीजर रिएक्शन अगर कोई आता है, इट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। देखिए, बुल रन फीड्स ऑन बैड न्यूज, ये एक पुरानी saying है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप देखिए, कोविड में जब लो लगा, तो 23rd ऑफ मार्च को, जिस दिन लॉकडाउन लगा, जिस दिन हम सबको ऐसा लगा, जो कुछ हमने ऐसा देखा हमने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुई, एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात चल रही थी। मेरे ऑफिस में मेरे क्लाइंट्स आके न्यूक्लियर स्ट्राइक एडवाइस कर रहे थे कि जी न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहां से हमने एक अच्छा बुल रन देखा। तो मार्केट अल्टीमेटली एक
क्राइसिस में से, एक अनसर्टेनिटी में से हमेशा अपने रूट्स जमा के और एक नए बुल हम्म, रन की तैयारी करती है। और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ इस बार भी होगा। ठीक है सर। दूसरा ट्रिगर चीन अमेरिका टैरिफ जो प्रॉब्लम चली, देखिए टैरिफ वॉर सभी कंट्रीज़ के साथ हुआ अमेरिका का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गहराया वो चीन अमेरिका का था, क्योंकि वहाँ पर तो टैरिफ की रेट्स दोनों साइड से लगातार बढ़ाए जा रहे थे। अभी क्या लग रहा है, अब पिछले कुछ डेज से इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अमेरिका भी अपने स्टांस को लेकर सॉफ्ट हो रहा है, और चाइना ने भी कुछ चीज़ें कही हैं कि हम ट्रेड बैरियर्स को कुछ कम कर रहे हैं। यूएस की तरफ से भी ट्रंप के स्टेटमेंट आए हैं कि वो चाइना पर इतनी हाई ड्यूटी नहीं रखेंगे, लेकिन ज़ीरो भी नहीं करेंगे टैरिफ को, लेकिन हाँ कुछ एक लेवल तक लेकर आएंगे। मैं कल कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि 50 to 65% तक टैरिफ लेवल आ सकता है, अमेरिका ऐसा कर सकता है। हाउ डू यू सी कि ये अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टर्स के लिए, कुछ एक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर ये विवाद पूरा सुलझ जाता है चाइना अमेरिका का, तो क्या फोकस चाइनीज मार्केट पर शिफ्ट हो जाएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स का? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन कि क्या फोकस चाइनीज मार्केट्स पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर हम 2008, जो सन 2008 द बिगेस्ट बियर मार्केट जो वर्ल्ड ओवर आया था, द लीमन क्राइसिस, तो उस टाइम पे अगर हम देखें चाइनीज मार्केट, हम उस टाइम 2250 में मार्केट में था, 2250 का इंट्रा डे लो लगाया था निफ्टी ने, और आज हम वहां से 10 टाइम्स पे बैठे हैं। तो इसका क्या डिफरेंस है? इसका डिफरेंस ये है बेसिकली, स्टॉक मार्केट वहीं फ्लरिश कर सकता है जहां पे ट्रस्ट है, और चाइना में कम्युनिस्ट सरकार होने के कारण ट्रस्ट नहीं है। दे कैन क्लिप द विंग्स एनी टाइम दे वांट। सो फोकस शिफ्ट जब हम चाइना की बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में विद यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट राइजिंग, ये और ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है, और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। जब अब सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन के टैरिफ की बात, आई थिंक ये जो टैरिफ की बात है, ये एक लॉन्ग टर्म बात है, इट इज देयर नाउ। देखिए अब टैरिफ्स लगने हैं, और टैरिफ्स के साथ ही सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन द लॉन्ग रन आपको फैक्ट्रीज भी डालनी पड़ेगी, बट ये बहुत लॉन्ग रन स्टोरी है। शॉर्ट टर्म फियर इसने क्रिएट किया है, जिसमें मार्केट में एक डिप आया। एंड देखिए, जैसे मैं आपको इससे पहले बता रहा था कि हमेशा एक शॉर्ट टर्म फियर किसी ना किसी ऐसी बात से जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता, जैसे टैरिफ सबके लिए नई बात थी, आंकलन नहीं किया जा सकता, लोग 100 साल पुराने टैरिफ एक्ट्स पढ़ने लगे थे। अल्टीमेटली आपको अपनी वैल्यूएशन देखनी है, और देखना है मार्केट में कब कैपिचुलेशन हो रही है। आई थिंक इंडिया में वैल्यूएशन भी बेटर है, कैपिचुलेशन भी हो गई, और एक अपॉर्चुनिटी भी अराइज हुई। इसको हम अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों नहीं देखते? आप देखिए चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी कितने सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, टेक्सटाइल्स में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अराइज हो रही है, और कहीं ना कहीं हमें इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके इन द जीडीपी फ्रंट ऑल्सो, इन द स्टॉक मार्केट फ्रंट ऑल्सो, एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। चलिए, वेरी नाइस। तो यहाँ पर मार्केट के लिए ये अच्छी चीज़ है कि अगर कोई भी ट्रिगर आता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो एक अपॉर्चुनिटी, और आज तक जिन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा क्राइसिस को, वही पैसा कमा कर भी गए हैं। क्योंकि अगर हम पिछले कई क्राइसिस देखें, फॉर एग्जांपल कोविड वाला हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, अभी ये जो सितंबर से भी जो एफआईएस की सेलिंग वाला जो एक प्रॉब्लम था, वो भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही आया। फॉर एग्जांपल आप ही ने फरवरी में माल खरीदा, तो अभी आप प्लस में बैठे हुए हैं। सो सर, एक जो तीसरी चीज़ जो अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, कुछ लोग डरे हुए कि ट्रेड डील में इंडिया कुछ सेक्रीफाइस तो बड़े नहीं कर देगा अमेरिका के साथ, और ये ट्रेड डील कितनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि 9 जुलाई तक टैरिफ अभी डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें डेफर कर दिया है। क्या लग रहा है सर, कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे ट्रेड डील से, और कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? देखिए मैं इसको थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात करते हैं कि आपने अपने देश की कमान एक गुजराती के हाथ में दी हुई है, और गुजराती कभी घाटे का सौदा नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी विल वर्क आउट द बेस्ट ट्रेड डील दैट कैन वर्क इन इंडिया फेवर। सेकेंडली, अगर कुछ नहीं भी होता है किसी सेक्टर्स में, हम एक्सपेक्ट बेटर करते हैं और आता उतना अच्छा नहीं है, तो किसी सेक्टर में उससे बेटर आएगा। सो इस ये एक वो टाइम है जिस टाइम पे आप बायस्ड नहीं हो सकते। आपको ये देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिवली, विदाउट पर्सनल बायस कि मुझे ये अच्छा लगता है या मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड ट्रेड डील किस सेक्टर्स के फेवर्स में जा रही है। तो मुझे तो सबसे ज्यादा ये लगता है कि जो सेक्टर इनहेरेंटली स्ट्रांग है, जैसे अगर हम इंडिया में बोले, पुराने पौधे जो जिनको जो इंडियन गवर्नमेंट्स ने टैक्स ऑप्स वगैरह देके लगाए थे, सपोज करिए आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स नाउ, मुझे लगता है सीडीएमओ सीएमओ स्पेस में
चाइना प्लस वन की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी अराइज होगी सबसे ज्यादा इस सेक्टर में अराइज होगी, अगर हम चाइना प्लस वन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी कंपनी में रिलेटिव चेंज ढूंढते हैं। बाय रिलेटिव चेंज वी मीन कि कोई एक एडवांटेज जो एक कंपनी सेक्टर या ग्रुप को आज है जो पहले नहीं थी। तो अगर आप यूएस बायोसिक्योर एक्ट पढ़िए तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये चाइनीज कंपनीज हैं जिनसे सोर्सिंग नहीं करनी, ये प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हमें दूसरे देशों की तरफ देखना। और इंडिया में स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिकल्स पिछले 25 30 40 साल में बहुत काम हुआ है। वी आर एक्चुअली द ग्लोबल लीडर्स व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, हम बन सकते हैं और हमारे पास वो राइट नॉलेज एक्सपर्टीज है और अब एक मौका भी है। तो कहीं मुझे लगता है कि फार्मा में अच्छा फायदा होगा। अगर आप टेक्सटाइल वालों से बात करें तो वो बोलते हैं कि गारमेंटिंग में इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि हम पूरे ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल सेक्टर हमें बेनिफिट करता दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि चाइना में जिनके लिए हमने पीछे बेस बनाया हुआ है। प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे बेस नहीं बना हुआ है। तो जिन भी सेक्टर्स का पिछले 10 20 30 साल में इंडिया में बेस बना है, जिनके चाइना से सब्स्टिट्यूशन होनी है, देखिए चाइना सब्स्टिट्यूशन एक रियलिटी है और हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोविड के बाद से ही चल रही है। बट अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से इसको क्या बोलते हैं कि फ्यूल और मिल गया। बिल्कुल, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई कि टेक्सटाइल कंपनीज बोल रही हैं कि उनके पास ऑर्डर्स नहीं है, मतलब ऑर्डर्स इतने सारे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है और उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, या तो वो यूटिलाइजेशन लेवल 100% पर ले आए होंगे। लेकिन सर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस में और उनके फाइनेंशियल्स में अभी तक? ये ऑर्डर्स ना अब आने शुरू हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने अगले 2 साल में ये अच्छी तरह कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप पिछले साल 1.5 साल से देखिए टेक्सटाइल कंपनीज आ रहे हैं ना बज। ओके, तो इसमें जो रेडीमेड गारमेंट्स वाली कंपनीज हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, या जो रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिंथेटिक यान यान बनाने वाली कंपनीज, कॉटन यान बनाने वाली कंपनीज काफ़ी सारी लिस्टेड है, कहाँ पर फोकस करना है सर? थोड़ा सा छोड़ सकते हैं बिकॉज कॉटन यार्न एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और ग्लोबल कमोडिटी स्पेस है। अगर हम बोले मैन मेड फाइबर्स या स्पेशलिटी फाइबर्स या गारमेंटिंग, इस पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट द डिमांड इज आजकल। अगर आप देखिए कि आज की डिमांड जो है वो इनकी तरफ ज्यादा है। तो जहां पे डिमांड है अल्टीमेटली जहां विजिबिलिटी दिखती है वो इन इन सेगमेंट्स में टेक्सटाइल के ज्यादा दिखती है थोड़ी। जी, आपके पोर्टफोलियो में सर कितने वेटेज दिया हुआ है आपने इन सभी सेक्टर्स को? देखिए फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करें हमारे पोर्टफोलियो में अराउंड 20 to 25% होगा। अगर हम ओके। टेक्सटाइल्स की बात करें तो हमारे डिफरेंट हमारे 3 फंड्स हैं, ग्रोथ, लीडर्स एंड प्राइम। तो डिपेंडिंग टोटल अगर मैं रेंज बनाऊं तो अराउंड 4 to 10% के बीच में हमारे पास टेक्सटाइल्स हैं। ओके, और बीएफएसआई स्पेस में, फाइनेंशियल स्पेस में या बैंकिंग स्पेस, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ फोकस रहा है सभी के पोर्टफोलियो में जनरली। कुछ बैंकिंग या बीएफएसआई स्पेस के शेयर्स होते हैं सर, आपके में कितना वेटेज है? अप्रोक्सीमेटली अगर हम बोलें तो हमारे पास 15 से 20% के बीच में है, ओके। डिपेंडिंग अपॉन कौन से फंड की बात करें। लेकिन ओवरऑल मैं इस स्पेस पे बहुत बुलिश हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी को देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की तो देखिए जरूरत है ही नहीं, ये इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम किसी भी इंडेक्स की किसी भी स्टॉक की बात कर रहे हैं, इट्स कॉमन सेट के इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, हमारी पोजीशंस हैं, हम बायस्ड हैं और हम अपनी पोजीशंस कभी भी बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, आपको बैंक निफ्टी 14 15% मल्टीपल पे मिल रही है, 14 15 के मल्टीपल पे मिल रही है, जिसकी ग्रोथ निफ्टी से ज्यादा है। और पिछले साल 1.5 साल में परफॉर्मेंस नहीं भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल 2 साल में ये एक अच्छा इंडेक्स रह सकता है पैसे कमाने के लिए। और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही कि इंडियन बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, कहीं ना कहीं प्राइवेट केपेक्स जो मिसिंग था वो कहीं ना कहीं अब अर्ली शूट्स उसके दिखने शुरू हुए हैं। थोड़ा सा ग्लोबल ग्रोथ अगर ठीक होता है तो और बेटर हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं हम बैंकिंग सेक्टर पे बीएफएसआई पे बहुत बुलिश हैं। ठीक है सर, वैसे मैंने कोविड के बाद देखा कि कोविड पर जो साल था 2020 वाला, उस समय पर बैंक निफ्टी 31,000 के आसपास था, और अगर आप उससे पहले भी ले लें 2019 में तो 32,000 पर थी। अभी बैंक निफ्टी अब 55,000 आई है, और स्पेशली अगर हम पिछले 2 महीने का ट्रेंड उठाकर देखें, 1 महीने का स्पेशली, तो बैंक निफ्टी ने अच्छा जंप दिखाया है। ऑलमोस्ट अगर मैं अप्रैल मंथ की बात करूं तो ऑलमोस्ट 48,000 से 47,000 की रेंज से 55,000 पर आ गया। तो अगर मैं
इस महीने को छोड़ दूं, अप्रैल वाले को, उससे पहले तक का चार्ट उठाकर देख रहा हूं, तो मुझे जो दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने 32 से 48,000 तक की रैली मेजरली दिखाई, जो कि विच मीन्स ऑलमोस्ट 50% इन लास्ट 4 ईयर्स। तो इसको आप अंडर परफॉर्मेंस कहेंगे कि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया इन लास्ट 4 ईयर्स कंपेयर टू अदर सेक्टर्स? फॉर एग्जांपल कि रियल इस्टेट ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए, फॉर एग्जांपल आपने स्पेशलिटी केमिकल्स में बहुत अच्छे स्पेस आए, आपने वाटर मैनेजमेंट और अलग अलग तरह की जो कंपनीज हैं उनमें मिड कैप पब्लिक स्मॉल कैप सेक्टर में ही एग्रीथिंग देख लीजिए में। सर, बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं। बैंकिंग अंडर वैल्यूड है या बैंकिंग मतलब सही में अब एक उस एनवायरनमेंट में आ गया कि जहां पे चलना ही चलना है? देखिए, अब आप इसको ना हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। अगर हम 2021 की बात करें, 2021 तक बैंकिंग ठीक थी, पर उस टाइम पे वैल्यूएशन ऐसे हो गए थे। और इंटर चीजों का मैं मार्केट में देखता हूँ, एक तो क्या एक पर्टिकुलर सेक्टर या कंपनी ओवर ओन्ड है, और ओवर ओन्ड के साथ क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव है। जितनी भी कंपनीज थी, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, अगर हम ICICI और एक्सेस को साइड पे छोड़ दे जो नहीं थे, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। 6 प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहे थे, वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव बैंक्स हो गए थे। इंडिया में मोस्ट ओवर ओन्ड थे। किसी को भी स्टॉक मार्केट में कुछ भी खरीदना है तो वो बोलते थे कि बैंकिंग इज मस्ट। तो इस कारण कभी ना कुछ सेक्टर्स में अंडर परफॉर्मेंस आ जाती है। नॉट एज कंपनीज, अगर आप कंपनीज की बात करें तो प्रॉफिट डिलीवरी ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव, तो एक पीरियड ऑफ रेस्ट आ जाता है। आई थिंक दैट पीरियड ऑफ रेस्ट इज नाउ ओवर, एंड कमिंग 2 years शुड बी वेरी गुड फॉर दी सेक्टर्स, बिकॉज इनहेरेंट ग्रोथ तो है एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ICICI की बात करें, कोटक की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, नॉट रिकमेंडेशन एट ऑल, बट दे आर वंडरफुल वंडरफुल मैनेजमेंट्स, एंड दैट इज अनसेड। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं कि बादल पिछले 2 साल से बैंकिंग पे थे, अगले 2 साल में बैंकिंग शुड डू वेरी वेल। ठीक है सर, एक और टेंशन थी मार्केट को, वो थी FIs की सेलिंग। अगर मैं FIs का डेटा उठाकर देखूं तो FIs ने जम के सेलिंग की इंडियन मार्केट में। सितंबर वाज द लास्ट मंथ 2024 का, जहां पर कि उनकी बाइंग थी नेट में मंथली बेसिस पर। लेकिन उसके बाद FIs ने जो सेलिंग की है, अक्टूबर में करीब 1,14,000 करोड़, नवंबर में करीब 46,000 करोड़, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़ा सा उनका नेट में बाय आ गया बिकॉज ऑफ सम एडजस्टमेंट्स इन फुटसी और जो MSCI वगैरह के हुए थे। और अप्रैल में भी अगर उनकी 11 अप्रैल तक देखें तो लगातार सेलिंग थी, हालांकि उसके बाद से थोड़ा सा सेंटीमेंट सुधरा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी अप्रैल में नेगेटिव ही हैं FIs की सेलिंग ही रही है नेट अप्रैल में। क्या लग रहा है सर, FIs के लौटने की कोई वजह है? डॉलर इंडेक्स कारण बनेगा, या भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते कारण बनेंगे, या फंडामेंटल वैल्यूएशन, या ट्रेड डील? क्या कह सकते हैं, क्या वजह होगी कि FIs हमारे देश में फिर पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे या माल खरीदेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके कपल ऑफ रीजंस बनते हैं। फर्स्ट रीजन ये बनता है कि जब भी ग्लोबल ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, इंडिया बिकम्स अ वेरी गुड प्लेस, बिकॉज इंडिया में क्वालिटी भी है। अगर इंडिया में कमोडिटी एंड ओल्ड इकोनॉमी है तो इंडिया में क्वालिटी भी है। सेकेंडली, दैट इंडिया इज अ मल्टीफेसेटेड स्टॉक मार्केट, तो आपको यहाँ पे जिस भी सेक्टर में पार्टिसिपेट करना है आप कर सकते हैं। थर्डली, जो पिछला रन आया जिस टाइम पे FIIs ने इतना माल बेचा, वो एक ओल्ड इकोनॉमी रन था। ओल्ड इकोनॉमी रन पे FIIs वैसे ही बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो एक क्वालिटी के बायर होते हैं, और उनकी सेलिंग इसलिए आई क्योंकि क्वालिटी इंडिया में एक्सपेंसिव ही बहुत हो गई थी। अगर हम पिछले एशियन पेंट्स की बात करें, आपको एक 12%, 12 से 16% बढ़ने वाली कंपनी, अगर मैं 16% हायर एंड पे भी बोलूं, 12 से 16% बढ़ने वाली कंपनी 120 मल्टीपल पे मिल रही है, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो FIIs का खुद का जो होल्डिंग था वो बहुत महंगा हो गया था। दूसरी चीज में जिसमें ग्रोथ थी, उसमें वो इतने कंफर्टेबल पार्टिसिपेंट्स नहीं है। तो इसलिए FIIs, आई बिलीव, इंडिया में नेट सेलर रहे, और आने वाले कुछ टाइम में भी अगर रहते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये रह सकते हैं। बट आई बिलीव दिस, ये रन जो यहाँ से शुरू हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं FIIs को लौटना ही पड़ेगा। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अभी भी बहुत ज्यादा है। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि अभी शुरू हुआ है। मतलब ये इंडिया की जो China Plus वन अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हम स्ट्रैटेजिकली डेमोग्राफिकली ऐसी जगह प्लेस्ड हैं कि एक लार्ज इकोनॉमी जो चाइना को टक्कर दे सकती है, और जब किसी ना किसी सेक्टर्स में दे भी, मतलब टक्कर नहीं दे सकती, बट एक वैक्यूम जो क्रिएट
यूएस चाइना रिलेशंस की वजह से हो रहा है, उसको सबसे ज्यादा इंडिया ही फुलफिल कर सकती है। तो एफआई इसको जहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं ना कहीं आएंगे, और नहीं भी आते हैं तो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारी जो इंडियन रिटेल है, कहीं ना कहीं वो उसको आज की डेट में पूरा कर रही है। और एफआई इसके बेचने का एक और रीजन भी मैं सोचता हूँ, जब इंडियन रिटेल में इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, तो एफआई जो इतने सालों से इन्वेस्टर्स थे, अगर उनको कुछ एग्जिट लेने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक एफआई ऑल ओवर द वर्ल्ड डू दिस। द ओनली रीजन थिंग आई बिलीव कि कहीं ना कहीं जो ये जो टैक्स एफआईए पे लगाया, कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत नेगेटिव मूव थी। वर्ल्ड में उनको कहीं नहीं लगता, तो इंडिया में क्यों हम उनसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लें? क्योंकि अल्टीमेटली वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जर्नी के। सो कुछ चीजें अगर इंप्रूव करती हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट इसको रोल बैक करती है, जो मुझे लगता है उनको करना चाहिए, तो हमें एफआई की वापसी इंडिया में वापस आते हुए दिखने चाहिए। ठीक है। लेकिन सर कैपिटल गेन टैक्स जुलाई में बजट में लगा था और उसके बाद भी वो सितंबर तक तो बाय कर रहे थे, तो उनको ऐसा क्या था कि वो 2 महीने बाद वो सेलर बने? ये देखिए, एक ओवरऑल आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। एफआईआईज एंड दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम महीने दो महीने का नहीं कह सकते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो इसको नेगेटिव ले रहे हैं, बट हाँ, जब हम ओवरऑल रिटर्न की बात करेंगे कि 3-3.5% हमारा रुपया हर साल, अगर हम पिछले 20 साल की या 10 साल के एवरेज लें, डेप्रिशिएट हो जाता है। उसके बाद ऊपर से आप कैपिटल गेन्स भी लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं एफआईआई को सोचना तो पड़ेगा ही ना कि ऐसा। और इंडिया स्पेशली महंगा भी रहता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया महंगा नहीं रहता। तो एफआईआई के फेवरेट, आई वुड बिलीव दैट देयर फेवरेट फ्रेंड इज इंडिया, बट इधर से इंडिया को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उनको ज्यादा ऑफेंड ना करें। बिकॉज अभी इंडिया का क्या कहते हैं ना, कि वी शुड लुक एट द बिगर केक एंड नॉट द पाई। तो इंडिया का तो अभी ग्रोथ स्टोरी शुरू हुआ है। इस टाइम पे हम कहें कि हम ग्रोथ के स्टार्टिंग में ही हाईएस्ट टैक्स नेशन बनेंगे, तो आई थिंक ये गलत है। आपने कहा सर डोमेस्टिक फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, बिल्कुल हमने देखा भी आफ्टर कोविड तो स्टोरी ऑल टुगेदर चेंज हुई है। लेकिन जितना हम इस स्टोरी को इतना स्ट्रेंथ दे रहे थे, इतना सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि जब सितंबर से एफआईज ने ताबड़तोड़ सेलिंग की, तो मार्केट में भले ही इंडेक्स लेवल पर 17-18% की गिरावट आई हो ऑन द फ्रॉम द हाइज, लेकिन जो पोर्टफोलियोज थे लोगों के 30 से 40% तक रेड हो गए थे। दैट मीन्स कि एफआईज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या ये थ्योरी ठीक है, या हम ये एक टेम्परेरी फेज था जो कि एफआईज की सेलिंग के तौर पर दिखा? अगर हमेशा तो वो इतनी इंटेंस सेलिंग नहीं कर सकते हैं, अगर उनकी सेलिंग रुक भी जाती है, बायर नहीं बनते हैं वो, मान लीजिए 200-400 करोड़ का बाय कर लेते हैं, 200-400 करोड़ का सेल कर देते हैं ऑन ए डेली बेसिस, तो क्या मार्केट चलेगा अपने अपने फ्यूल से? देखिए, मैं इसमें कहता हूँ कि ये जो एफआईआई क्या कर रहे हैं ना, ये हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है। अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि एफआईआई क्या करें। अल्टीमेटली अगर हम अपना फोकस रखें ग्रोथ कंपनीज पे, जहाँ पे रिलेटिव चेंज है, जहाँ पे कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, तो वहां पे आपको ग्रोथ हमेशा मिलेगी। सो एफआईआई की अगर आप नेट, अगर आप इंडियन मार्केट्स परफॉर्मेंस वर्सेस द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एफआईआई का एक सिंपल डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है, स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट की परफॉर्मेंस में, और स्पेशली पोर्टफोलियोज के परफॉर्मेंस में, और एफआईआईज के क्या कहते हैं कि एफआईआईज के जो पोजीशंस हैं, वट एवर दे आर डूइंग, उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट कोरिलेशन मुझे तो नहीं आज तक मिला। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लेट्स फोकस ऑन वेयर द ग्रोथ इज। और ग्रोथ एक ऐसी चीज है जिसको मार्केट को रिवॉर्ड करना ही पड़ेगा। सर वैसे तो आपने सेक्टर्स तो बता दिए, लेकिन अगर आप ये बता सकें कि आपने अपने पोर्टफोलियोज में पिछले कुछ 2-3-4 महीने में क्या एडिशन किया, कौन से शेयर्स ऐड किए? आई नो कि स्टॉक्स का नाम नहीं मैं ले रेगुलेटरी लूंगा जी, रेगुलेटरी चीज़ें स्टॉक्स। हैं सर, वो आप हाँ, शायद। रेगुलेटरी कंसर्न्स की वजह से हम स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकते। ओके। ओवरऑल मैंने आपको थीम्स बताई कि जैसे अगर आप देखिए चाइना प्लस वन, हम इसको इंडिया में नेबर्स प्लस वन बोलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की वजह से भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट शेक हुआ है, तो इंडियन टेक्सटाइल को फायदा हो रहा है। फिर हमें देखिए, जैसे अभी आप बता रहे थे कि कोविड के बाद तो गेम चेंज हुआ है, तो जितनी भी स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरी कंपनीज हैं, चाहे वो कोई एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो कोई डिपॉजिटरीज हैं, चाहे अच्छे ब्रोकर्स हैं, चाहे अच्छे वेल्थ मैनेजर्स हैं, इनको पहले एक साइक्लिकल कैटेगरी में डाला जाता था, तो उनको वो मल्टीपल नहीं दिया जाता था। अब रिटेल इज हियर टू स्टे।
ठीक है, बीच में फॉल्स आएंगे, डरेंगे, क्या कहते हैं कि आपके जो इनफ्लोज हैं वो कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे, बट ओवरऑल दिस हैज बिकम, आई वुड से वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम द एफडी कल्चर टू द इक्विटी कल्चर, एंड नाउ all the leaders that are there in these particular segments should do well. तो हमारी कुछ उनमें एडिशंस हम करते रहते हैं, एंड देन थोड़ा अगर आप ये देखिए कि हमें फर्टिलाइजर सेक्टर ठीक लगता है, हमें लगता है कि उसमें गवर्नमेंट अच्छे पॉजिटिव चेंजेस कर रही है, क्योंकि अगर केपेक्स में से हटा रहे तो कहीं और जा रहे हैं, एंड देन समवेयर इस ये फॉल की वजह से अच्छी कंपनीज में, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो केपेक्स में है, चाहे डिफेंस में है, जहां पे हमें अर्निंग्स विजिबिलिटी दिखती है अगले 2 से 3 साल की, और वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया इस फॉल की वजह से, क्योंकि स्टॉक्स 40-45% आपको नीचे मिल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वहां पे भी हमें कुछ वैल्यू इमर्ज होती लगती है। ठीक है अनिरुद्ध जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत सारी इंसाइट्स मिली एंड बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में पता चला कि इस समय ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं। आप जैसे बड़े फंड मैनेजर्स जो कि एक सक्सेसफुल आपने अपने पोर्टफोलियोज़ को रखा है और पिछले 2 महीने में अच्छा रिटर्न भी बनाया, तो आपने क्या खरीदा और क्या आपने उसका इंडिकेशन दिया कि हमने इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर वेटेज बढ़ा है। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे मिस्टर अनिरुद्ध, जिन्होंने कि बताया कि फरवरी में उन्होंने जब मार्केट में त्राहिमाम मचा हुआ था तो उन्होंने किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्लाइंट्स का इन्वेस्ट किया और रिटर्न बनाया। और उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी आज की वो यही थी कि अगर भारत पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती भी है तो उस टेंशन के बीच में जो मार्केट में अगर कुछ नीजक रिएक्शन आता है यानी कि गिरावट आती है तो वो भी एक खरीदारी का ही मौका होगा। तो फिलहाल इस नोट पर इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।